अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपनी यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग यूपी बीएड बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आर्ट्स ग्रुप यानी कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लाए हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए आज अपने सेशन को शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, यह आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल सी सही होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। 7वां स्थान है, ठीक है। कितना है? 7वां। यानी भारत जो है वह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ये आप लोग बातें जरूर ध्यान रखिएगा। वही अगर हम बात करते हैं, कुछ चीजें आप लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में भी जान लीजिए कि भारत जो है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। कहां पर है आपका? एशिया महाद्वीप में आपका यह स्थित है, क्योंकि यह प्रश्न आप लोगों से पूछ भी सकता है। तो ये चीजें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पे यहां पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आप लोगों से, इसे हम लोग थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझेंगे। दिया है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का क्या है। अभी वही प्रश्न हम लोगों ने देखा कि 5वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 7वां सबसे बड़ा आपका देश है, ठीक है। ये आप लोग बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो भारत है वह किस आकृति का देश है, तो यह आपका चतुष्क आकृति का। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछे कि भारत किस आकृति का आपका देश है, तो यह आपका चतुर्थ, ठीक है। कौन सा आपका? चतुष्कोणीय आकार का यह देश है आपका। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में आपका स्थित है, ठीक है। गोलार्ध के बारे में पूछे तो भारत जो है वह आपका उत्तरी गोलार्ध में आपका स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है आप लोग से कि कर्क रेखा क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। कर्क रेखा क्या है ये आपको बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कर्क रेखा के बारे में पूछा गया है वह किस बारे में है। मध्य प्रदेश से है, त्रिपुरा से, मिजोरम से, या फिर इन सभी से। अगर हम बात करते हैं कि जो कर्क रेखा होती है बाबू ना, वह भारत के 8 देशों से होकर के, सॉरी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 देश नहीं बल्कि आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर इनमें बात करते हैं कुल कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा भाई? तो वह आपका बी सही होगा, ठीक है। त्रिपुरा कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? त्रिपुरा से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, मिजोरम और इन सभी से नहीं होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 देखिए दिया हुआ है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो कर्क रेखा होती है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनमें आपका सबसे पहला जो नाम आता है वह आपका गुजरात है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आता है वह आपका राजस्थान। फिर यहां पर जो अगला नाम आएगा वह है आपका मध्य प्रदेश है, यानी एमपी जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर आपका छत्तीसगढ़ आता है। फिर इसके बाद आपका झारखंड आता है, ठीक है, झारखंड। फिर नेक्स्ट जो आपका है वह आपका वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं, ठीक है। कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपके 8 ऐसे राज्य जहां से कर्क रेखा पर गुजरती है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर वही प्रश्न आया और उसी प्रश्न का हम लोग दोबारा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आंसर होगा क्या होगा भाई कि कर्क रेखा कौन सा ऐसा राज्य जहां से होकर के गुजरती है। तो मैंने आपको क्या बताया? झारखंड। तो झारखंड आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा अभी 82 डिग्री 30 सेकेंड किस नगर से होकर के गुजरती है, ये आपको बताना है। तो देखिए यह जो आपको गुजरती है वह इलाहाबाद से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा इलाहाबाद, जो कि वर्तमान का इसका नाम क्या है? प्रयागराज इसका नाम है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? प्रयागराज। तो प्रयागराज से होकर के गुजरती है।
अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर आपका 7। देखिए निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, यह बताना है। अभी हमने ऊपर आप लोगों को इसके बारे में डिस्कशन किया था कि देशांतर रेखा 82 अंश 30 मिनट, ये आपको बताना है और वही आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, डी यहां पर सही हो जाएगा। 82 अंश 30 मिनट पूर्वी आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 8 दिया है कि भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है। इलाहाबाद के नैनी से, लखनऊ से, मेरठ से या फिर आपका मुजफ्फरनगर से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद, जो कि वर्तमान नाम इसका प्रयागराज है, वहां पर एक स्थान है नैनी, वहां से IST आपका लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप लोग जरूर इसे अपने दिमाग में भर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, जिसको हम लोग साउथर्न पॉइंट के नाम से जानते हैं, वह कौन सा है। कन्याकुमारी है, रामेश्वरम पर है, इंदिरा पॉइंट पर है या फिर पॉइंट कालीमेर पर है। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वह जो होगा वह क्या हो जाएगा, सी सही होगा, इंदिरा पॉइंट पर है। कहां पर है आपका भाई, इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, जिसको हम लोग साउथर्न मोस्ट पॉइंट कहते हैं, और यह इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, क्या है आपका इंदिरा पॉइंट, जिसे हम लोग, जो कि कहां पर है, ग्रेट निकोबार में है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं बड़ा निकोबार। कहां पर है आपका, बड़ा निकोबार में है। ठीक है, निकोबार। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 10 दिया है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, अभी मैंने बताया बड़ा निकोबार, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 11 पे। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, ये आपको बताना है। असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश या फिर आपका मिजोरम है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो यहां पर सही आपको प्रतीत हो रहा है। तो देखिए जो सही आंसर आपको प्रतीत हो रहा है ये सही नहीं है कि आप उसी को सही लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, जल्दी से सभी लोग बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा यहां पर सही होगा। देखिए किस राज्य की सीमा जो है वह आपकी नहीं बनाती है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी असम आपका यहां पर सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, असम यहां पर सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। ये आप ऑप्शन नंबर ए दिया है, बी दिया है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन नंबर सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वह बी सही होगा, यानी कि पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान और गुजरात ये सभी के सभी पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 13। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल का जो पड़ोसी राज्य है उसका कौन सा युग्म है वह आपका सही है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम और बिहार जो है वह नेपाल के सीमा से सटी हुई हैं। ठीक है, नेपाल को स्पर्श करने वाली ये राज्य हैं। अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि और कौन से राज्य यहाँ पे सटते हैं नेपाल से, तो उसमें आप सबसे पहला नाम है आपका उत्तराखंड का, यानी यूके का। फिर उसके बाद आपका यूपी का भी नाम आता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और है आपका वेस्ट बंगाल। तो ये 3 ऐसे और राज्य हैं, इन 2 राज्यों के अलावा, सिक्किम बिहार के अलावा, जो नेपाल की सीमा को सटी होती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है भाई, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, अमेरिकी कनाडा सीमा रेखा है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, भारत चीन सीमा रेखा या फिर रूस फिनलैंड सीमा रेखा। 14 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा यहां पर सही आंसर होगा आप लोग का। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है आप लोग से कि डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल या फिर आपका तिब्बत। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वह ये सही होगा, अफगानिस्तान के साथ यह साझा करती है। ठीक है, देखिए भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरंड लाइन जो सीमा है वह निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण जो है वह
1893 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1893 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? कर्नल मोर्टिमर के द्वारा किया गया था। ठीक है, कर्नल मोर्टिमर, ये नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है आप लोगों से यह प्रश्न भी पूछ ले। तो 1893 में कर्नल मोर्टिमर के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था और यह अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। यह बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? चार ऑप्शन दिए गए, सोना, चांदी, लोहा या फिर आपका तांबा। देखिए, सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी के निवासियों को सोने का ज्ञान था, ठीक है, चांदी का ज्ञान था, तांबा का भी ज्ञान था, लेकिन ये लोहे का ज्ञान नहीं था क्योंकि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो आभूषण का निर्माण करते थे। ठीक है, आभूषण बनाते थे और वे जो आभूषण में प्रयोग करते थे वह सोना का प्रयोग करते थे, चांदी का, तांबा का प्रयोग करते थे, लेकिन यहां पर लोहे का प्रयोग कहीं भी देखने को नहीं मिला है। साथ ही यहां पे आप बताना चाहेंगे कि जो आपका तांबा है, तांबा के द्वारा, तांबा और कांसा, ठीक है, तांबा और कांसा, इन दोनों का प्रयोग करके वे लोग भाला या फिर चाकू का भी निर्माण वो लोग करते थे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसका नहीं उनको ज्ञान था, तो वह लोहे का ज्ञान उनके पास नहीं था। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। देखिए प्रश्न नंबर 2 का रहा है, प्रश्न नंबर 2 यानी कि 17, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए एक सींग वाला बैल क्या था? यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनके लिए एक सींग वाला जो बैल था वह क्या था? देसी पशु था, विदेशी पशु, पवित्र पशु या फिर आपका बलि पशु था। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनके लिए जो एक सींग वाला बैल था वह पवित्र पशु माना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी यहां पर सही होगा क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे कि एक सींग वाले बैल की पूजा वो लोग करते थे। ठीक है, क्या करते थे? उसकी पूजा करते थे और एक सींग वाले जानवर जो है वह उनके लिए और भी महत्वपूर्ण था। यहां पे एक और बात यहां पे आपको नोट करना चाहेंगे कि एक सींग वाला बैल तो था ही, लेकिन वहां पर एक कुबड़ वाला सांड, ठीक है, कुबड़ वाले सांड, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछ भी सकता है कि कुबड़ वाले सांड जो थे उनका क्या महत्व था? तो कुबड़ वाले सांड के भी वो लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे घर बनाते थे? पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से या फिर पक्की ईंटों से। तो देखिए यहां पर सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह पक्की ईंटों से अपना घर बनाते थे। जी हाँ, बिल्कुल, आप चौकन्ना न रहिए, न चौंकिए, क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे हमारे जो घर बन रहे हैं वह पक्की ईंटों से बन रहे हैं। वो आज से नहीं बन रहे बल्कि सिंधु सभ्यता जो काल है वह तब से पक्की ईंटों का निर्माण शुरू हो चुका था। ठीक है, और यह जो मकान होते थे वह 2 मंजिला हुआ करते थे। ठीक है, कितने होते थे? 2 मंजिला मकान यहाँ पर देखने को मिले गए हैं क्योंकि जब उत्खनन का कार्य किया गया था तो वहां पर 2 मंजिला मकान मिले और उस पर सीढ़ियों के भी निशान वहां पर देखने को मिले थे। इसलिए यहां पर कहा गया है कि जो घर बनते थे वह पक्की ईंटों से और 2 मंजिला रहते थे क्योंकि वहां पर सीढ़ियों के निशान मिले गए हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 19 है। दिया निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूछा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडु है, जोधा बेट्टा है या फिर गुरु शिखर है या फिर महेंद्र गिरी है। तो यहां बताना चाहेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में अगर पूछे तो आपको अनाईमुडी लगाना है। क्या लगाना है? अनाईमुडी आपका सही आंसर होगा। समझ गए आप लोग? चलिए यहां पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं और प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 20। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अभी प्रश्न पूछा गया था दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन यह भारतीय प्रायद्वीप के बारे में पूछा गया है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वह आपकी अनाईमुडी है। क्या है आपका? अनाईमुडी। चाहे वह आपका दक्षिण भारत की बोले या फिर प्रायद्वीपीय भारत की, दोनों का आंसर एक ही होना चाहिए, अलग अलग ये नहीं कि आप लोग लगाकर चले आए। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। दिया है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य
स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी स्थित है? विंध्य पर्वत स्थित है, सतपुड़ा है, राजमहल है, या फिर आपका अरावली पहाड़ी है। तो 21 का जो सही आंसर होगा वह बी सही होगा, यानी कि सतपुड़ा की जो श्रेणियां हैं वह स्थित है। देखिए सतपुड़ा की जो श्रेणियां है ना, वह उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। यानी कि नर्मदा नदी किस भाग में बहती है भाई? तो यह आपकी उत्तरी भाग में बहती है, ठीक है, उत्तरी भाग में बहती है। और अगर हम बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में, तो ताप्ती नदी जो बहती है वह दक्षिणी भाग पर बहती है, ठीक है, दक्षिणी भाग पर आपके ताप्ती नदी बहती है। और यानी कि जो हमारे सतपुड़ा श्रेणियां है ना, इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि जो सतपुड़ा श्रेणियां है वह उत्तरी भाग और दक्षिण भाग के मध्य में स्थित रहता है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 22। देखिए प्रश्न नंबर 22 कर रहा है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया है प्रश्न कि स्वतंत्र भारत, ठीक है, स्वतंत्र भारत के जो आपका सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, या फिर आपका के एम मुंशी। अगर हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत की जो यहां पर संविधान का अध्यक्ष कौन थे, तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसके आंसर अगर मैं बात करूं तो राजेंद्र प्रसाद सही आंसर होगा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां पर सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। वही आते हैं प्रश्न नंबर 23 पर, दिया है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो 23 है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में जो कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष के बारे में आप लोग पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इनमें जो सही आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 पे, दिया है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है किस अधिनियम में? यानी किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो देखिए अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वह शामिल किया गया है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए आपको बता दें कि 1935 से, यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसमें हमारा जो वर्तमान संविधान है इसमें बहुत सारे अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। यानी हमारा जो वर्तमान संविधान है इसमें बहुत सारे ऐसे अधिनियम है जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 26 में, दिया है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? निर्मात्री सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया भाई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, श्री अय्यर, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करते हैं निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 27, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो 27 का जो सही आंसर होगा कि भारत के संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार जो लागू किया गया था वह लागू किया गया था स्वराज पार्टी ने 1934 में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 28, दिया है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? देखिए आपको बताना चाहेंगे कि भारत में 5 ईयर प्लान रहा है। ठीक है, 5 ईयर प्लान आप लोग का रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी या फिर जब भारत का देश आजाद हुआ था, लेकिन 5 ईयर प्लान की जगह अब जो है वह नीति आयोग आ चुका है। ठीक है, कौन आ गया है? नीति आयोग। अब यहाँ पे प्रश्न अभी भी पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना से यूपी बीएड परीक्षा में कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वह कब से कब तक रहा था, ये आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि भारत में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ना वह रहा था आपका 2012 से 2017 के बीच में, यानी यह हमारा आखिरी पंचवर्षीय योजना भी इसको कह सकते हैं, लास्ट 5 ईयर प्लान ये आप लोग कह सकते हैं। क्योंकि यह लास्ट 5 ईयर प्लान इसलिए था क्योंकि इसके बाद नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। बात है प्रश्न नंबर 29, दिया है 20 सूत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम सर्वप्रथम आरंभ किया गया था 1969 में, 1975 में, 1970 में या फिर 1980 में। तो जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 29 का कि 20 सूत्रीय आर्थिक
कार्यक्रम जो सर्वप्रथम लागू किया गया था वह 1975 में आप लोगों का लागू किया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 30। दिया हुआ है कि अप्रैल 1992 से लेकर मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू रही थी? छठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं, 8वीं या फिर आपका क्रमानुगत योजना? तो प्रश्न नंबर जो 30 है इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है उसका नाम आपको बताना है। तो यहां पे बता दें कि आपका 4 ऑप्शन दिए गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यानी ऐसा वेद जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है उसका नाम आपको बताना है। तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा आपका मतलब वेद जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई वह है आपका यजुर्वेद। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, वह सही होगा। देखिए यजुर्वेद का जो उद्भव है वह वायु से माना जाता है। ठीक है, इसका जो उद्भव है ना यह आपका किससे माना जाता है भाई, वायु से माना जाता है। और इसे गति या कर्म का वेद भी कहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गति या कर्म का वेद। ये ध्यान रखिएगा, कर्म का वेद भी आपका बोला जाता है। ये बहुत कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है, कर्म का वेद किसे कहते हैं, तो ये आपका यजुर्वेद होगा। ठीक है, और इसीलिए यह आपका यहां पे ध्यान की बात कि यह जो वेद है एकलौता ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में ही है। ठीक है, और इसके 2 भाग भी हैं। ठीक है, इसके 2 भाग भी हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। पहला भाग जो है उसे शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। ठीक है, पहला भाग जो है उसे शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा जो भाग है उसे कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। तो 2 भाग इसके होते हैं, यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल और कृष्ण। और इसका जो उद्भव है वह वायु से हुआ है, इसलिए इसे गति या फिर कर्म का वेद भी बोला जाता है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 32 पे। देखिए प्रश्न नंबर 32 कह रहा है ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है, प्रथम, सप्तम, अष्टम या फिर आपका दशम? तो यहां पे बताना चाहेंगे कि ऋग्वेद में कुल जो मंडल है, ठीक है, ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 मंडल यहां पर है। ये आप लोगों को पहली चीज मालूम चल गई। अब यहां पे मैं बताऊंगा कि जो आप लोग का सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दशम। यानी कि जो दशम है इसमें आपका शुद्ध शब्द का यहां पर उल्लेख देखने को मिलता है। शुद्ध या फिर कई बार इनको हम लोग शूद्र के नाम से भी जानते हैं। शूद्र और शूद्र दोनों अलग अलग हैं, तो यहां पे शुद्ध गलत होगा। ठीक है, यहां पे शूद्र होना चाहिए था। तो शुद्ध शब्द की जो हमें देखने को मिलता है वह दशम मिलता है, शुद्ध नहीं होगा, ये गलत है। इसे आप लोग बना लीजिएगा शूद्र। यानी ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का हमें उल्लेख मिलता है, तो वह है आपका दशम मंडल में। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो कुल मिलाकर के 10 मंडल आपके इसमें रहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो कि आप लोग के लिए और इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि जो आपके वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, वर्ण जो है वर्ण व्यवस्था इसी से लागू की गई है, तो इसमें आपको बता दें कि कहा गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से, ठीक है, ब्रह्मा जी के मुख से, ठीक है, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, ठीक है, सॉरी, पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है, ये आपका कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 33 में। देखिए प्रश्न नंबर 33 का रहा है राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, शतपथ के ब्राह्मण में, रामायण में या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में? तो प्रश्न में 33 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका डी, यानी ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें राजा की उत्पत्ति के विषय में हमें पहला उल्लेख यहां पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता कौन थे, तो इसके जो संकलनकर्ता थे वह महिदास जी थे। ठीक है, महिदास जी इसके संकलनकर्ता थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम इसमें और भी चीजें आप लोग को बताना चाहेंगे तो इसमें कहा गया है, ये जो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें कहा गया है कि युद्ध में जब देवता पराजित हो रहे थे तो सोम को राजा चुन लिया गया था। यही से इसका हमें कह सकते हैं कि राजा की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है कि जब युद्ध में देवता पराजित हो रहे थे तो सोम को, ठीक है, जो सोम थे
उनको राजा चुन लिया गया था और यहीं से राजा शब्द की भी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 दिया है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थे? प्रमुख फसल के बारे में पूछ रहा है, किसका? उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो यहां पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, गेहूं चावल, जौ गेहूं, मक्का अरहर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं कि जो प्रमुख फसल थी वो आपकी ऑप्शन नंबर ए गेहूं और चावल थे। ठीक है, ये इनमें दो फसल बहुत ही प्रमुख थे। ठीक है, और यहां पे ध्यान रखिएगा कि चावल को ब्रीही और तंतुल और गेहूं के लिए गोधूम भी कहा जाता है, यानी कि जो आपका चावल है इसका एक अन्य नाम है, वह अन्य नाम भी आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि कई बार आप लोगों से पूछ भी सकता है। तो चावल को ब्रीही के नाम से जानते हैं और गेहूं जो है आपका उसे इसमें गेहूं को गोधूम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसमें? गोधूम के नाम से, यानी चावल को ब्रीही और गेहूं को गोधूम के नाम से उस समय जाना जाता था। यानी कि जब उत्तर वैदिक काल था उस समय चावल नहीं कहा जाता था बल्कि ब्रीही कहा जाता था और गेहूं को गोधूम कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 35 दिया है, ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में की गई है? ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में की गई है ये आपको बताना है। तो आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जो रचना है वह आपकी सप्त सिंधु प्रदेश में की गई है। सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी रचना की गई, ये आप लोग का यहां पर देखने को मिलता है। और यहां पे बताना चाहेंगे कि ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहां पे कहा जाता है ऋग्वेद में जो आर्य शब्द है ना, आर्य शब्द, इसका जो प्रयोग है वह कुल 33 बार किया गया है, इसीलिए इसकी रचना को सप्त सिंधु प्रदेश के क्षेत्र में कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36 देखिए, प्रश्न नंबर 36 जो दिया है इसमें पूछा गया है, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? ठीक है, पाल घाट जो है आपका निम्नलिखित में से किसके मध्य आपका स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीलगिरी और कडामम पहाड़ियों के बीच में, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में, अन्नामलाई और कडामम पहाड़ियों के बीच में, या फिर कडामम पहाड़ियां और पालिनी पहाड़ियों के बीच में। तो ध्यान रखिएगा इसकी जो मतलब ये जो आपका मध्य में स्थित है वह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है, यानी इनके बीच में जो आपका स्थित है वह पाल घाट स्थित है। समझ गए? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया हुआ है 37, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका सुमेल नहीं खाता, यानी कि सही मिलान उसका नहीं है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। तो देखिए यहां पे आपको बताना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा सी, भोरघाट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि आपका कहां पे है भाई? तो यह आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहां पे? महाराष्ट्र में। इसके बारे में अगर और भी मैं आपको बताना चाहूंगा तो इसमें 21 किमी लंबी दर्रे हैं। ठीक है, लंबी दर्रा है जिसमें 28 रेलवे स्टेशन है। अगर बात करते हैं इस यह कितना किमी लंबी है तो 21 किमी लंबा आपका यह दर्रा है और इसमें लगभग अगर हम बात करते हैं तो 28 रेलवे स्टेशन है। ठीक है, रेलवे सुरंग है, रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि रेलवे सुरंग इसमें आपकी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 38, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा दर्रा जो है वो आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, खैबरा दर्रा या फिर पाल घाट। तो क्वेश्चन नंबर 38 अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर हो जाएगा सी, खैबर दर्रा जो है वो आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जो खैबर दर्रा वो कहां पे है तो यह आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, कहां पे आपका भाई? यह आपका पाकिस्तान में है और यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी जोड़ता है। पाकिस्तान और जो आपका अफगानिस्तान है ना, इन दोनों को ही जोड़ने का जो कार्य करता है वह कौन करता है? तो वह खैबर दर्रा करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 39 में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है आपका पर्वत दर्रा और दूसरी तरफ आपका राज्य दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सिपकीला हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जोजिला जम्मू और कश्मीर। तो यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि जो सही आंसर है आपका वह बी सही होगा, यानी कि बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा आप लोग का कि सॉरी बोमडीला नहीं आपका हो जाएगा, यहां पे सिपुलिक हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सिपुलिक। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, बोनिला, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी मतलब आपका जो सही आंसर होगा वह सही है, ठीक है, यानी बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ भाई, क्या दिया हुआ यहाँ पर, एक मिनट, मैं आप लोग को गलती बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 39 जो होगा उसका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा बल्कि आपका सी सही होगा, ठीक है, नाथुला आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। देखिए जो आपका नाथुला है ना वह मेघालय में नहीं है, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 40। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर के लेह जाने का रास्ता है? निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर के लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, सिपकीला, चुंबी घाटी या फिर आपका बनिहाल। तो प्रश्न नंबर 40 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका क्या, आंसर नंबर ए, यानी कि जोजिला आपका सही आंसर है। देखिए जोजिला जो है वह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। जोजिला जो है आपका वह श्रीनगर को क्या करता है, लेह से जोड़ने का यह कार्य करता है, ठीक है, लेह को जोड़ने का यह कार्य करता है। और बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि जो सिपकीला है वह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। समझ गए? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 41 दिया है, नाथुला किस राज्य में स्थित है? नाथुला जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नाथुला जो है वह आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। नाथुला हिमालय जो क्षेत्र है उससे समुद्र तल से इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 4404 मीटर यह आपका ऊंचाई है, किससे? समुद्र तल से, ठीक है, किससे है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है आपका 4404 मीटर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 42। देखिए प्रश्न नंबर जो 42 दिया हुआ उसे हम लोग देखते हैं। प्रश्न दिया है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अभी जो शिक्षा का अधिकार है यह क्या है? राज्य की नीति सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 42 अगर हम बात करते हैं जो सही आंसर होगा वह आपका बी सही होगा, यानी यह मूल अधिकार है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा का अधिकार है, तो यह आपका मूल अधिकार है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 43 दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? यानी कि जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने किसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? 4 ऑप्शन है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है उन्होंने। अब आते हैं प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो प्रश्न नंबर 44 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है वह मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 45, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो प्रदान नहीं करता तो वह हो जाएगा आपका समान आवास का अधिकार, यह हमारा संविधान नहीं प्रदान करता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 46, मौलिक अधिकार कौन सा है? वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले या फिर कठोर। तो देखिए जो मौलिक अधिकार होते हैं ना वह आपके वाद योग्य होते हैं। क्या होते हैं? आपके वाद योग्य होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 47, देखिए दिया हुआ है कि भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई थी? भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई थी? 26 जनवरी 2015 को, 28 अगस्त 2014 को, 5 सितंबर 2014 को या फिर 8 दिसंबर 2014 को। देखिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इस योजना की शुरुआत की थी और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा, 28 अगस्त 2014, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
प्रश्न नंबर 48, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया था। यह भी आपका योजना मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 2015 में, मार्च 2015 में, फरवरी 2015 में या फिर जनवरी 2015 में। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है? मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, लुक ईस्ट नीति या फिर ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका आंसर आप लोग पुट करते रहिए। तो देखिए जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुक ईस्ट नीति आपका यह भारत का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है। प्रश्न नंबर 50, आज का आखिरी क्वेश्चन दिया, भारत में महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी आपकी? 1992 में, 1993, 1994 या फिर 1995। देखिए यहां पे पूछा गया है आप लोगों से कि भारत में महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका 1993 में यह योजना आपकी शुरू की गई थी। तो आज हम लोगों ने कुल प्रश्न नंबर 50 तक को सॉल्व किया है और उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है वो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और इन प्रश्नों के द्वारा आप लोग अपनी तैयारी को एक नया आयाम भी देंगे। तो आज हम लोग अपने वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।